ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। 20वीं सदी में गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि हमने यानी भारतीयों ने खुद ही भारत को ब्रिटिशर्स के हाथों में सौंप दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स भारत के अलग अलग साम्राज्यों को हराने और भारत पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, ब्रिटिशर्स से पहले भारत में कई यूरोपियन आ चुके थे। आज हम जिस यूरोप को जानते हैं वो बहुत से मॉडर्न देशों से बना हुआ है, जिसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी मॉडर्न है। लेकिन 15वीं सदी के आसपास तक ऐसा नहीं था। यूरोप में बहुत से रिसोर्सेज की कमी थी। यही वजह थी कि यूरोपियंस ने अलग अलग देशों में जाना शुरू किया और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाना शुरू किया। भारत में सबसे पहले समुद्री रास्ते से 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत से सस्ते दामों पर मसाले पुर्तगाल ले गया और वहां पर तकरीबन 60% तक का मुनाफा कमाया था। इसके बाद भारत से पुर्तगाली लोगों का भारत में आना जाना शुरू हो गया था। उनका मेन गोल भारत के साथ व्यापार करना था, लेकिन वो धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लग गए थे। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जे में ले लिया था और वो गोवा को 1961 में छोड़कर चले गए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में भारत को छोड़कर चले गए। पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रेंच आए थे। डच और डेनिश भारत में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अंग्रेज और फ्रेंच ने भारत के साथ व्यापार तो किया ही, लेकिन दोनों भारत पर कब्जा भी करना चाहते थे। इसके चलते अंग्रेजों और फ्रेंच अथॉरिटी के बीच काफी मतभेद होने लगे। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के भारत आने के बाद तो ये मतभेद और ज्यादा बढ़ने लगे। डुप्लेक्स बहुत ही चालाकी से भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर कुछ इलाका हथिया लेता था। ये रणनीति बाद में अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल की। फ्रेंच अथॉरिटीज का भारतीय राजनीति में दखल बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते वो अंग्रेजों के व्यापार करने में रोड़ा बन रहे थे। इसके कारण फ्रेंच अथॉरिटीज और अंग्रेजों में मतभेद काफी बढ़ने लगे। इन्हीं मतभेदों की वजह से अंग्रेजों और फ्रेंच अथॉरिटी ने भारत में 1746 से 1763 के बीच 3 लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका रिजल्ट ये था कि अंग्रेजों ने फ्रेंच अथॉरिटीज को हराकर उनका भारत पर कब्जा करने का सपना तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार जहांगीर के समय में 1613 में शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने भारत के अलग अलग स्टेट्स में अपने पोर्ट्स और फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब और फर्रुखसियर के समय में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने में काफी छूट मिलने लगी थी। इसकी वजह से भारत के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके चलते बंगाल के अलीवर्दी खान और अंग्रेजों के बीच काफी मतभेद होने लगे। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। वो भी अंग्रेजों को व्यापार में दी जाने वाली छूट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके चलते 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराज के एक सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का भारत में विस्तार शुरू हुआ था। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का राजा बना दिया, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण उसे हटाकर उसके बेटे मीर कासिम को राजा बनाया गया। मीर कासिम से भी नाखुश होकर अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने अवध के शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध बक्सर में 1764 में लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम की फौज को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद में हुए समझौते के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा में रेवेन्यू लेने का अधिकार मिल गया था। इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल को फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह कमजोर कर दिया था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए रेवेन्यू बढ़ा दिया था, जिसके चलते 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया और बहुत से लोग इफेक्ट हुए थे। साउथ में अंग्रेजों को मैसूर साम्राज्य ने कड़ी टक्कर दी थी।
मैसूर साम्राज्य हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में काफी मजबूत साम्राज्य बन गया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के फ्रेंच अथॉरिटीज से अच्छे संबंधों के कारण उनके अंग्रेजों से काफी मतभेद होते रहते थे। अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच 4 युद्ध हुए थे, जिनमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को काफी कड़ी टक्कर दी थी। उनके बीच पहले युद्ध में हैदर अली की सेना ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हराया था, लेकिन अंत में अंग्रेज उनको दबाने में कामयाब हो गए थे। अंग्रेजों ने हैदर अली को 1782 में और टीपू सुल्तान को 1799 में हराने के बाद मैसूर पर कब्जा कर लिया था। मुगलों के बाद भारत को एक एक करके इस पर राज करने की क्षमता सिर्फ मराठा साम्राज्य में ही थी। मराठा साम्राज्य 18वीं सदी में काफी मजबूत बन गया था, लेकिन 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली से हारने के बाद ये कमजोर पड़ने लग गया था। साथ ही साथ मराठों में आपसी मतभेद भी शुरू होने लग गए थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने मराठों के साथ केवल 3 युद्ध किए और इनमें मराठों को हराकर 1819 आते आते पूरे मराठा साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया था। उत्तर भारत में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। महाराजा रणजीत सिंह के रहते अंग्रेजों ने कभी पंजाब को हथियाने के बारे में नहीं सोचा। 1809 में ब्रिटिशर्स और पंजाब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके चलते पंजाब साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया के बीच सतलुज नदी को सीमा रेखा माना गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब भी आपसी रंजिश का शिकार बन गया था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भरपूर उठाया, जिसके चलते 1849 तक पंजाब भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। अंग्रेजी गवर्नर जनरल वेलेस्ले और डलहौजी ने अपनी नीतियों से भारत के अलग अलग स्टेट्स को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। वेलेस्ले की सब्सिडियरी अलायंस के तहत हैदराबाद, मैसूर, मराठा जैसी रियासतें 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आ गई थीं। इस नीति के तहत एक राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, उसकी जगह अंग्रेज अपनी सेना रखते थे और राजा के साम्राज्य को बाहरी ताकतों से बचाते थे। लेकिन राजा को ब्रिटिश सेना को पैसा देना होता था। एक राजा की सेना के खत्म होने के बाद वो उस राजा पर अपना साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए दबाव डालते थे और इसमें वो कामयाब भी हो जाते थे, क्योंकि उस राजा के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए फौज नहीं होती थी। तो इस तरह अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल वेल्सले की समय पर भारत के अलग अलग स्टेट्स को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। फिर डलहौजी की हड़प की नीति के अंडर बहुत से स्टेट्स जैसे सतारा, जयपुर, झांसी, अवध सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए थे। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता था तो वो राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। ये नीति एक बहुत बड़ा कारण बनी 1857 की क्रांति का। इस बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में भी बात करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य 19वीं सदी तक आते आते बर्मा, अफगानिस्तान और सिंध के कई इलाकों तक फैल गया था। 1857 तक ब्रिटिश हुकूमत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के करीब 65% इलाकों पर शासन करती थी। साथ ही साथ करीब 80% इलाका ब्रिटिश हुकूमत से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी। भारत के साथ व्यापार के चलते ब्रिटेन को काफी आर्थिक फायदा हुआ था। इसी आर्थिक फायदे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारत पर कब्जा करने की इच्छा को जगाया। साथ ही साथ भारत के राजाओं और अलग अलग स्टेट्स के अंदर राजनीतिक मतभेदों ने ब्रिटिशर्स को भारत पर कब्जा करने का मौका दिया। भारत पर कब्जा करना ही काफी नहीं था, असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। भारत पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स भारत में अलग अलग नीतियां लेकर आए थे, जिनकी वजह से भारतवासियों को काफी कुछ सहना पड़ा था। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग ब्रिटिश हुकूमत की इन्हीं नीतियों और उनके भारतवासियों पर पड़ने वाले इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।